सुलसती मंजरी 2.5 सालों तक अपने पति का इंतजार करती रही। जब 2.5 साल बाद मुंबई से उसका पति रघु अपने गांव वापस आया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन रघु के घर में कदम रखते ही मंजरी को तो जैसे कांटों तो खून नहीं हो गया। रघु उनके इंतजार में जलाए दिए तो एक क्षण में ही टूटकर मिट्टी में समा गए। आखिर ऐसा क्या वजह थी जिससे मंजरी को सर से पांव तक हिला के रख दिया? जानने के लिए सुनिए मंजरी एपिसोड 1। तो चलिए मैं आगे की कहानी आप सभी को सुनाती हूँ, पर उससे पहले आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। एपिसोड 1। पहली झलक। शाम की 4:15 बजे थे। पास के ही 2-4 घर छोड़ के रहने वाले अमरू की आज बारात निकली थी। चौराहे पर बड़ी धूम थी। अतिशय फुलझड़ियों की तो आपस में जैसे होड़ मची थी। यह सब सुन के मैं भी पास की खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। कार का दरवाजा खोल दूल्हे को उस रंगीन सजी घोड़ी पर बैठाए जाने की तैयारी चल रही थी। बैंड बाजे पर अलग अलग तरह की धुन बज रहे थे। वहाँ कुछ घुमकरी बच्चों की टोलियां भी बारात में लुटाए जाने वाले बतासे और खेलने वाले सस्ते से सुग्गे की लालच में घंटों से नाच रहे थे। फिर बारातियों के द्वारा उड़ाए जाने वाली वो बतासों की सैलियां जिधर जिधर घूमती, उन शरारती बच्चों की टोलियों की उधम मचाती हुई उधर ही भागने लगती। माँ, दादी, अरे कोई तो खिड़की दरवाजे बंद करो, कितना शोर है, मैं पढ़ नहीं पा रही। खिड़की के दरवाजे का एक पल्ला मैंने बंद करते हुए कहा, पता नहीं क्यों लोग इतना दिखावा करते हैं। शादी ही तो है, आराम से शांति से करे ना। लेकिन नहीं, दुनिया वाले चैन से रह लेंगे तब, और यह इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं। अरे चुप रह, तेरी शादी में क्या गूंगे रहना पड़ेगा हम सबको? माँ ने मेरी बात काटते हुए कहा। अरे माँ, आप भी ना क्या कुछ भी बोलते हो? जब देखो बस शादी शादी यही रट लगाए रहते हैं। सबके सब और भी बहुत कुछ है दुनिया में जो लड़कियां कर सकती हैं, उसके बाद कभी कोई नहीं करता। मेरा रहना इतना खलता है ना सबको। पापा को छोड़कर इस घर में और कोई नहीं प्यार करता मुझे, मैंने झुंझलाकर कहा। चुप, बस हो गया, माँ ऐसे जवाब लड़ाती है। कितनी बार कहा मुकुल से कि लड़की जवान हो गई है, कोई अच्छा सा घरवार देखकर ब्याह कर दे इसका, लेकिन नहीं, मेरी कोई नहीं कहाँ सुनता। जब देखो बस बेटियों को जी भर के पढ़ाना है, यही रट लगाए रहता है। न जाने कौन सी लाड गवर्नर बनवाएगा। मैं कहती हूँ शुभम को पढ़ाए जी भरकर, लड़का तो खानदान का चिराग होता है। अरे कुसुम, तुम्हें तो अकल आनी चाहिए। देखो कैसे पूरे घर में सबसे वकीली करती फिरती है ये। देख समझ बात को मधु, अब सयानी हो गई है, कहीं कोई ऊंचे नीचे हो गई तो समझा मुकुल को, दादी ने माँ को डपटते हुए कहा। अरे यार बस भी करो ये फैमिली ड्रामा। यह कहते कहते अचानक मेरी नज़र खिड़की के बाहर बारात में नाच रही उन औरतों पर पड़ी।
वे सब वहां पर खड़ी वो सारी औरतें बैंड बाजे वालों से अपनी मनचाही धुन लगवाकर बिना रुके बड़ी देर तक नाच रही थी। उन्हीं में से एक थी मंजरी, बेसुध बेपरवाह, बिना किसी फिक्र के बस नाचे जा रही थी, जैसे दुख का कोई एक भी हिस्सा कभी उसे छू ही न पाए हो, जैसे सुख का महावर उसने अपने पैरों में भर लिया हो और बेसुध सी बस अपनी मनपसंद धुन पर नाची जा रही थी, जैसे उसके पैर उसके वश में ही न हो। इतना मस्त मगन भला कोई कैसे रह सकता है? लो रानी साहिबा, बंद कर दिया सारा घर ही, बस अब ये आखिरी खिड़की है आपके सामने ही खुली है, इसे तो आप खुद ही बंद कर लो। परी रहो हमेशा किताबों में सिर छपाए, किताबों की कीड़ी बन जाओ। माँ की शोर मचाती इस आवाज ने मेरी शांति भंग कर दी। खैर मुझे क्या, मैं तो चली अपना काम खत्म करने। यह कहते हुए मैं अपने पास में पड़ी कुछ किताबों को समेटा और खिड़की का दूसरा पल्ला भी बंद कर अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाते हुए तेजी से चल गई। उन दिनों खरीफ की फसल की कटाई का समय था। मंजरी हमारे यहाँ पहली बार मजदूरी के लिए आई थी। सामान्यतः गांव की सभी औरतों की ही भांति उनके पति परदेश में रहते हैं और उनके पास खेती करने के लिए छटांग भरी भी जमीन न हो। इसके बावजूद 2 वक्त के पेट भरने के लिए रोज सुबह शाम बनिए की दुकान पर जाना पड़ता है, इस उम्मीद में कि क्या पता शायद आज बनिए को थोड़ा रहम आ जाए और कुछ थोड़ा बहुत सामान उधारी पर भी मिल जाए। ऐसी कम पढ़ी लिखी और अनपढ़ बेरोजगार औरतों के पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मजदूरी के अलावा भला और क्या उपाय होगा। मंजरी भी हालात की मारी उन्हीं में से एक थी। यूं तो मंजरी रंग में गेहुए रंग की थी, पतली दुबली आंखें, बड़ी लंबी लंबी बालें, मगर थोड़ी अंदर घुसी हुई थी आंखें, जिसके कारण हंसते हुए उसके दोनों आंखों के कोनों पर ठीक गालों के हड्डियों के ऊपर एक गड्ढा सा बन जाता था, जो उसके चेहरे को अलग ही रौनक दे जाता। नाक जरा तीखी थी, जो उसके स्वभाव के विपरीत न चाहते हुए भी उनके चेहरे पर थोड़ा उग्रता का भाव दिखा देती। माथा मांग भरकर गाढ़े सिंदूर से सजा हुआ था। होठ जरा हल्के गुलाबी रंग में रंगे अपने ऊपर एक भाग को पतले आकार से ढाले हुए नीचे के होठों को चौड़ा करके एक धनुष सा आकार बनाते थे। शरीर पे पीले जामुनी रंग की साड़ी, माथे पर कुछ जासवंती के फूलों के आकार की बिंदी, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाए मुस्कुराती हुई सी, दोनों हाथों में भरे भरे हरी हरी चूड़ियां और बाल कमर से नीचे तक लंबे। वह बनावटी बालों वाली चोटियों को शौक के लिए लगाया करती थी। इसके बाद उन बनावटी चोटियों के ऊपर चांदी के आभूषण की पतली पतली पत्तियों वाली लड़ियों से बनी चांदी की चोटी लगाती थी। कमर में परंपरागत चांदी की ही कमर बंद, जो उसके चलने पर कमर में बल खाकर उसकी जांघों से जो लड़ती, जिससे उसकी चाल में पहले ही अपेक्षा थोड़ा धीमापन आ जाता। कद में सामान्यतः 5 फुट 3 इंच
3 या 4 इंच की होगी। फिर भी जाने क्यों सब उसे बड़ी बुलाते थे। हाँ, इसी नाम से तो बुलाते थे उसे। मंजरी तो कभी कभार कोई उसे उसका यह नाम भी है जैसे याद दिलाने के लिए बुला लेता था। शायद ससुराल में बड़ी बहू होने का कारण हो सकता था। उसका नाम बड़ी नाम से बुलाया जाता था। थोड़ी सी बड़बड़ाती थी, या यूं कह लो खुद को सोचकर के परेशान होने से बेहतर सकारात्मक सोच रखते हुए हमेशा सकारात्मक रहने का एक तरीका सीख लिया था मंजरी ने। शायद इसलिए होठों पे हमेशा एक चौड़ी सी मुस्कान लिए एक पल में न जाने क्या क्या बोल जाती। दिन का तीसरा पहर चालू हो गया था। सूरज अब अपनी गर्माहट को धीरे धीरे शीतल कर रहा था। यह वो वक्त था जब कामकाजी औरतें दोपहर के खाने के बाद अपनी मजदूरी करने वापस अपने गंतव्य पर आती थी। रोज की तरह उस दिन भी मंजरी अपने काम में लगी हुई थी। शाम में पेड़ अरहर के गठरों में से कुछ अरहर के पेड़ निकाल कर लाती और उन्हीं लकड़ी जो बने तख्ते पर पीट कर झाड़ लेती। फिर उन सूखे खाली पेड़ों को वहां पड़ी पुआल की बनी रस्सियों से बांधकर एक कतार में खड़ी कर देती। यही कर्म उसका लगातार चल रहा था। तभी अचानक मेरी नजर उसके हाथ में गुदे हुए 2 बड़े अक्षरों पर जा पड़ी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, ये आरएम क्या है? इसका क्या मतलब है? मंजरी हंसते हुए, आर का मतलब वो रघु जी और एम से हम मंजरी। अच्छा ठीक है, समझ गई। अपनी हंसी को लगभग दबाते हुए मैंने कहा। हंसने के कारण मेरी हाथ में पकड़ी मेरी किताबों में से एकाध जमीन पर गिर गई। मैं जल्दी से लपक कर उन किताबों को उठाते हुए बोली, और कहो मंजरी, कल बड़ा उछल के नाच रही थी। लग रहा था जैसे किसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो तुमने। ऐसा क्या हो गया था? अरे दीदी, आपने भी देखा था क्या? बड़े दिन के बाद कल बड़ी अच्छी धुन मिली थी हमको। नाचे बिना रहा ही नहीं गया। बचपन में बाबूजी के रेडियो पर चोरी चोरी गाने लगाकर कमरे में चटकनी मार कर घंटों नाचा करती थी। हम मन ही मन तो सभी नाचते हैं। हमने तो बस तन मन दोनों से नाच लिया। और सच कहो तो नाचने के खातिर कुछ होते थोड़े न है। वो तो सिर्फ दिल से खुश रहो, मस्त रहो तो कभी भी नाच सकते हो। दुख की हांडी में सुख का ढकना लगाए दो, फिर जी भरकर नाच लियो। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन भला दिन भर खटते रहने के बाद भी जरूरत भर का कहाँ जमा हो पाता है? फिर भी इतनी संतुष्टि कहाँ से लाती हो? इतना साहस। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने वहीं विराम ले लिया। अरे मधु का दीदी, फिर से मुस्कुराने का अभियान करते हुए, अगर हम यही सोचते रहेंगे तो जी कहाँ पाएंगे? और ये हम दिन भर खटत थोड़े न है। ये हमारा वो क्या कहते हैं 9 से 5 साल वाला जॉब है। क्या कहती हो दीदी? लगभग हंसते हुए मंजरी ने कहा। तुम्हारा मतलब 9 से 5 साल वाला जॉब?
मैंने भी उसकी हंसी को बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ दीदी एकदम सही कह रही हो। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी में क्या होता है मंजरी के साथ, आखिर क्या है मंजरी कहानी का रहस्य, आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मंजरी एपिसोड 2। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते मैं आप सबको बोल दूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।